वह अपने आलीशान ऑफिस में बैठा फाइलों के अध्ययन में व्यस्त था जब उसके कानों में हल्का सा शोर सुनाई दिया। उसने तुरंत इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी से संपर्क किया तो पता चला कि एक लड़की बिना अपॉइंटमेंट के ऑफिस में घुस आई थी। गार्ड उसे बाहर निकाल रहे थे, मगर वह जिद कर रही थी कि उसे हर हाल में अहमद सलीम से मिलना है। कुछ पल सोचने के बाद अहमद ने सेक्रेटरी को गार्ड्स को रोकने और लड़की को अंदर भेजने का आदेश दिया। जब लड़की अंदर दाखिल हुई तो अहमद सलीम उसे देखता रह गया। 16-17 साल की एक मासूम सी लड़की, चेहरे पर सादगी, बद्धी बद्धी काली आंखें जिनमें आंसुओं की चमक साफ दिख रही थी। अहमद सलीम, जो हमेशा से खूबसूरती का दीवाना था, उसकी मासूमियत को देखता रह गया। उसकी नजरें जैसे लड़की के चेहरे पर ठहर गई थीं। अचानक लड़की ने अपने गले से एक पतली सी चेन उतारी और टेबल पर रख दी। आंखों में आंसू लिए उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। मैं बहुत गरीब घर से हूं। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरी मां की ये सोने की चेन ही मेरे पास है। उसकी काली आंखों से आंसू टपक रहे थे, खूबसूरत होंठ कांप रहे थे। अहमद सलीम तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया और नरम लहजे में उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। उसने पूछा कि वह अपनी परेशानी पूरी तरह से बताएं। अहमद के नरम लहजे से हौसला पाकर लड़की ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। उसका नाम रुखसाना था। वह मैट्रिक की छात्रा थी। उसका बाप एक फेरी वाला था। उसकी बद्दी बहन सायरा, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उस के साथ एक अमीर और रसूखदार लड़के हसन मलिक और उसके दोस्तों ने मिलकर उसका शारीरिक शोषण किया था। सायरा इस अपमान और बदनामी को सहन न कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। बाप भी बेटी के सदमे को बर्दाश्त न कर सका और दिल का दौरा पर्दे दीचने से चल बसा। रुखसाना और उसकी मां फातिमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर को बर्बाद करने वाले आजाद घूम रहे थे। रुखसाना अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी। उसने अहमद सलीम का नाम सुना था, जो शहर का सबसे मशहूर, सम्मानित लेकिन बेहद महंगा वकील था। उसकी फीस वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर भी वह यह सोचकर चली आई कि शायद वह उसकी मदद कर दे। आते वक्त उसकी मां ने अपनी सोने की चेन उसे दी थी, जो महज 20-25 हजार की थी, ताकि अगर अहमद बिना फीस के केस न लें तो इसे एडवांस के तौर पर दे दें। अपनी कहानी सुनाने के बाद रुखसाना ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि वह उसकी बहन को इंसाफ दिलाए। बदले में वह उनके घर नौकरानी बनकर काम करके फीस चुका देगी। अहमद कुछ पल सोच में डूबा रहा। फिर उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कान उभरी। एक अनोखा ख्याल उसके दिमाग में आया था। गंभीरता से उसने रुखसाना से कहा, मैं तुम्हारी बहन का केस मुफ्त में लड़ने को तैयार हूं और इंसाफ भी दिलवाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम 1 महीने के लिए मुझसे निकाह करके मेरे साथ रहोगी। रुखसाना का चेहरा पीला पड़ गया। वह उसका मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। यह शख्स उसका वजूद मांग रहा था। एक गहरी, दुख भरी सांस लेकर उसने हामी भर दी, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई भी मर्द बिना मतलब के किसी लड़की की मदद नहीं करता। अहमद ने उससे सारी जानकारी और पता लिया और कहा कि वह अगले दिन उसके घर आएगा। रुखसाना की रजामंदी देखकर वह घर लौटी और अपनी मां फातिमा को सारी बात बताई, सिवाय 1 महीने के निकाह की शर्त के। उसने सिर्फ इतना कहा कि वकील ने कहा है कि अगर वह उससे निकाह करे तभी वह केस मुफ्त में लड़ेगा। फातिमा यह सुनकर परेशान हो गई, लेकिन रुखसाना ने उसे समझाकर मना लिया। रात को उसने अहमद से फोन पर बात की और गुजारिश की कि वह 1 महीने के निकाह की बात उसकी मां के सामने जाहिर न करे। जब 1 महीने बाद वह उसे छोड़ दिया देगा तो वह मां के सामने कोई बहाना बना लेगी। अहमद को इससे क्या तकलीफ हो सकती थी। अगले दिन वह उनके घर आया। फातिमा से बात करने के बाद वह दोनों को अपने फ्लैट पर ले गया, जहां निकाह का इंतजाम था। उसने फातिमा से कहा कि वह इस केस के जीतने तक निकाह को गुप्त रखना चाहता है, ताकि मुलजिम इस रिश्ते को अदालत में मुद्दा न बना दे, जिससे केस कमजोर हो। उसने फातिमा को समझा दिया, जबकि रुखसाना खामोश थी, क्योंकि वह असल वजह जानती थी। यह शख्स उसके वजूद का तलबगार था, जिसके लिए उसने निकाह को जरिया बनाया था। लेकिन रुखसाना ने भी ठान लिया था कि जब तक अहमद उसकी बहन को इंसाफ न दिला दे, वह उसे अपनी परछाई तक न छूने देगी।
निकाह के बाद फातिमा ने रुकने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने उसे कहा कि वह अगले दिन उसे ले आएगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास रहना जरूरी था। रुखसाना की चिंता तब कम हुई। अहमद का फ्लैट हर सुख सुविधा से लैस था, नौकर चाकर मौजूद थे। रुखसाना ऑफ व्हाइट फ्रॉक, हल्की ज्वेलरी और हल्के मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अहमद ने उसका हाथ पकड़ देकर उसे बेडरूम में ले गया और बेड पर बिठा दिया। खुद भी उसके करीब बैठ गया। रुखसाना का दिल घबराहट से धधकने लगा। वह तुरंत उठकर उससे दूर हो गई। क्या हुआ? अहमद ने हैरानी से पूछा। जब तक आप मेरी बहन को इंसाफ नहीं दिलाते, आप मेरे करीब नहीं आ सकते, रुखसाना ने मजबूत लहजे में कहा। भाट? अहमद को पहले झटका लगा, फिर तंज भरे अंदाज में बोला। केस लड़ीचने और अदालत का फैसला आने में काफी समय लगता है। मुझे तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए अपने पास रखना है। क्या मैं तुम्हें बस देखता रहूं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रही हूं कि जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलता, मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। और अगर आपने जबरदस्ती की कोशिश की तो याद रखिएगा, मैं भी अपनी बहन की तरह आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मरने से पहले सोशल मीडिया पर आपके बारे में सब बता दूंगी। उसकी धमकी ने अहमद को हक्का बक्का कर दिया। वह उसे मासूम समझ रहा था, लेकिन उसका मजबूत लहजा बता रहा था कि वह जो कह रही थी उसे करने की हिम्मत भी रखती थी। तुमने यह शर्त पहले क्यों नहीं बताई? अहमद ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अगर पहले बता देती तो आप मुझे इनकार करके ऑफिस से भगा देते, रुखसाना ने मासूमियत से कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं कोई साधारण वकील नहीं हूं जिस पर तुम भरोसा न करो। अहमद को गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी यही शर्त है। अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं चली जाती हूं, रुखसाना ने कहा। उसके शब्दों ने अहमद का दिमाग उड्डा दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? निकाह हो चुका है, ये कोई मजाक नहीं है। तुम इस डील को कैसे खत्म कर सकती हो? वही तो मैं समझाना चाह रही हूं। मैं आपके निकाह में हूं। जब तक आप ना चाहें मैं कहीं नहीं जा सकती। फिर बेतकल्लुफी कैसी? जो मैं चाहती हूं वह करके दिखाएं, बदले में मैं खुद को आपके सामने पेश कर दूंगी। रुखसाना की इस नई तर्क पर अहमद ने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया। देखो, बात बेतकल्लुफी की नहीं, सब्र और बर्दाश्त की है। तुम खूबसूरत हो, जवान हो और मेरे निकाह में हो। एक ही छत के नीचे तुम्हें छुए बिना मैं कैसे रह सकता हूं? इतना कंट्रोल कैसे कर सकता हूं? क्या मैं इतना कमजोर इंसान हूं? रुखसाना ने तंज भरे लहजे में कहा। क्या आप इतने कमजोर नफ्स के इंसान हैं? अहमद गहरी सांस लेकर रह गया। उसने एक ठंडी नजर उस पर डाली और कमरे से निकल गया। खूबसूरती उसकी कमजोरी थी, हालांकि वह खुद भी आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। उसकी जिंदगी में जितनी लड़कियां आईं, सभी खूबसूरत थीं। उसने उनके साथ वक्त गुजारा और फिर छोड़ दे दिया। कई लड़कियां शादी की हसरत लिए रह गईं। फिर अचानक उसका दिल इन सब से भर गया। लंबे समय से उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, लेकिन जब उसकी नजर रुखसाना पर पड़ी तो उसकी मासूम खूबसूरती ने उसे फिर से घायल कर दिया। पुरानी भावनाएं और ख्वाहिशें जाग उठीं। उसका दिल उसे पाने को मचल उठा। उसे पता था कि कम उम्र लड़कियां गर्लफ्रेंड बनने को तैयार नहीं होती, इसलिए उसने 1 महीने के निकाह की शर्त रखी। उसे यकीन था कि हर लड़की की तरह रुखसाना से भी वह जल्द बोर हो जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। यह लड़की उसे करीब आने से मना कर रही थी। जबरदस्ती करना उसे पसंद नहीं था, और अगर वह करता भी तो रुखसाना की धमकी के बाद यह उसे महंगा पड़ी डीडीएच सकता था। इसलिए वह फिलहाल चुप हो गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह उसे मनाने की कोशिश जरूर करेगा। उसने केस पर काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे अंदाजा हो गया कि केस काफी पेचीदा था। मुलजिम हसन मलिक और उसके साथी रसूखदार खानदानों से थे। हसन मलिक पूर्व सियासतदान मजीद मलिक का बेटा था, लेकिन अहमद पहले भी ऐसे रसूखदार लोगों के खिलाफ केस लड़ाकर जीत चुका था। इस बार भी वह हसन मलिक और उसके साथियों को कानून की गिरफ्त में लाने का इरादा रखता था, चाहे इसके लिए उसे सोशल मीडिया या महिलाओं के अधिकारों के लिए सक्रिय संगठनों का सहारा लेना पड़े। जैसे ही केस चर्चा में आया, हर तरफ हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर हसन मलिक और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी और सजा की मांग उठने लगी। अहमद ने रुखसाना को सामने नहीं लाया,
सिर्फ उसकी मां फातिमा को पेश किया, शायद इसलिए कि रुखसाना की इज्जत बन चुकी थी और वह नहीं चाहता था कि वह दुनिया की नजरों में आए। ऐसे केसों में अक्सर मुलजिम की तरफ से पीड़ित के परिवार पर केस वापस लेने का दबाव डाला जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। इसलिए अहमद पहले से तैयार था। रुखसाना तो पहले से उसके पास थी और उसने फातिमा को भी अपने पास बुला लिया। इस केस में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी डीएच रही थी। अगर वह मशहूर वकील न होता और उसका मजबूत बैकग्राउंड न होता तो ऐसे रसूखदार मुलजिम के लिए उसे खरीदना या रास्ते से हटाना मुश्किल न होता। उसका बद्धा भाई नासिर सलीम ब्रिगेडियर था और चाचा खान सलीम भी मशहूर वकील रह चुके थे। एक हफ्ते तक वह इतना व्यस्त रहा कि अपने फ्लैट का चक्कर भी नहीं लगा सका जहां रुखसाना और फातिमा रह रही थीं। फिर एक दिन जब वह ऑफिस से जल्दी फ्री हुआ तो घर जाने के बजाय फ्लैट पर चला गया। कुछ देर वह फातिमा के साथ बैठकर केस के बारे में बात करता रहा। फिर अपने कमरे में आया। रुखसाना वहां नहीं थी। उसका दिल उसे देखने को बेताब था। उसने नौकरानी से उसे बुलाने को कहा। कुछ देर बाद रुखसाना आई। काले शिफॉन के सूट में उसकी चांदी सी रंगत चमक रही थी। दुपट्टा सिर पर सजा था और चेहरा पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। आपने मुझे बुलाया? वह दरवाजे पर खड़ी शर्मीले अंदाज में पूछ रही थी। अहमद, जो बेड पर लेटा था, उसे गहरी नजरों से देख रहा था। वह उठकर बैठ गया। हाँ, इधर आओ, कुछ बात करनी है। कौन सी बात? केस के बारे में। उसका शर्मीला अंदाज बरकरार था और वह अपनी जगह पर जमी रही। अहमद को गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे दबा लिया। हाँ, केस की बात करनी है। यहां आओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। रुखसाना को उसके लहजे में गुस्सा महसूस हुआ। वह होंठ काटती छोटे छोटे कदमों से उसके पास आई। जैसे ही वह बैठी, अहमद उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे लॉक कर दिया। रुखसाना का दिल उछलकर गले में आ गया। दरवाजा क्यों बंद किया? वह घबरा गई। इतना घबरा क्यों रही हो? निकाह हुआ है हमारा, अहमद ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा। वह उसके बेहद करीब आ गया था। रुखसाना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने बचाव के लिए इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सामने चंद इंच की दूरी पर अहमद खद्दा था, जिसकी नजरें उसके इरादे बता रही थीं। वह जानती थी कि चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था, और अगर साउंड प्रूफ न भी होता तो भी वह चीख नहीं सकती थी, क्योंकि तब उसे अपनी मां को असल बात बतानी पड़ देती। देखें, आपके जो भी इरादे हैं उनसे बाज आए। मेरी शर्त पूरी किए बिना आप मुझे छू नहीं सकते, उसने कमजोर आवाज को मजबूत करते हुए कहा। लेकिन अहमद को उसका खूबसूरत चेहरा और वजूद के सिवा कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। वह इतना करीब आ चुका था कि उसकी सांसों की गर्मी और मुंह से आने वाली अजीब सी गंध रुखसाना को महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था कि यह गंध नशीले पदार्थ की थी। उसने अहमद को दूर रखने की हर कोशिश की, धमकियां, मिन्नतें, गुहार, लेकिन कुछ भी असर न हुआ। सुबह जब अहमद की आंख खुली और नशा उतरा तो रुखसाना को रोते देखकर वह शर्मिंदा हो गया। वह माफी मांगना चाहता था, लेकिन रुखसाना ने उसका हाथ झटककर कमरे से बाहर चली गई। अहमद ने खुद को तसल्ली दी कि उसे शर्मिंदगी की जरूरत नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया। अगले 3 दिन वह फ्लैट पर नहीं गया, लेकिन नौकरों से फोन पर रुखसाना की खैरियत लेता रहा। 2 दिन बाद केस की पहली पेशी थी, जिसमें फातिमा का अदालत में जाना जरूरी था। वह खुद उन्हें लेने गया। रुखसाना ने केस से संबंधित कुछ सवाल किए, लेकिन उसका लहजा रूखा था। अहमद को इसकी वजह मालूम थी। पहली पेशी के बाद फातिमा दोबारा अदालत न जा सकीं। एक रात वह सोईं तो सुबह मृत पाई गईं। रुखसाना का रो रोकर बुरा हाल था। अहमद उसे संभालने में नाकाम रहा। मां की मौत ने उसे तोड़ा दिया। वह अहमद से कहती, मैं इस उम्मीद पर जी रही हूं कि मेरी बहन के गुनहगारों को आप सजा दिलवाएंगे। मैं अपनी आंखों से यह देखूंगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अहमद ने यकीन से कहा, ऐसा ही होगा, मैं यह केस जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन अहमद का दावा पहली बार नाकाम रहा। वह केस हार गया। उसने सारे सबूत जुटाए थे, लेकिन मुलजिम ने रातों रात जज को खरीद लिया। अहमद को गहरा सदमा लगा। रुखसाना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गला पकड़ कर चिल्लाया, अहमद सलीम, तुमने मुझे धोखा दिया।
मेरा वजूद हासिल करके अपना मतलब पूरा किया और फिर जानबूझकर केस हार गए। या तो तुमने दूसरी पार्टी से रिश्वत खाई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अहमद ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसने धोखा नहीं दिया, न ही रिश्वत ली, लेकिन रुखसाना मानने को तैयार न थी। वह उसे बुरा भला कहती, बद्दुआएं देती और उसके रोकने के बावजूद उसके घर से चली गई। उसके जाने के बाद अहमद बेचैन हो गया। एक तरफ केस हारने का दुख था, दूसरी तरफ रुखसाना की गलतफहमी और उसका चले जाना। तीसरे दिन वह दिल के हाथों मजबूर होकर उसके घर जा पहुंचा, लेकिन उसे वहां न पाकर परेशान हो गया। मोहल्ले वालों ने बताया कि वह वहां आई ही नहीं। कई दिन की तलाश के बाद एक छोटा सा सुराग मिला। जिस दिन रुखसाना उसके घर से निकली थी, सडीडी चक पर एक मैरून कार उसके सामने रुकी थी, जिसमें कुछ नकाबपोश लोग थे। उन्होंने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। यह दृश्य सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। अहमद समझ गया कि यह हरकत हसन मलिक की हो सकती थी। जब तक रुखसाना उसके पास थी, वह सुरक्षित थी, लेकिन बाहर निकलते ही शिकारी ने उसे पकड़ लिया। बिना सबूत के हसन मलिक पर हाथ डालना मुश्किल था। अगर यह खबर मीडिया तक पहुंचती तो अहमद की बदनामी होती। उसने अपने करीबी दोस्त मुस्तफ़ा से सलाह ली। मुस्तफ़ा ने सुझाव दिया कि हसन मलिक की बहन को उठा लिया जाए ताकि उससे सौदा किया जा सके। हसन की बहन भी रुखसाना की हमउम्र थी। कई दिन की निगरानी के बाद अहमद उसे उठवाने में कामयाब हुआ। फिर उसने हसन मलिक से संपर्क किया और कहा, अगर अपनी बहन को सही सलामत चाहते हो तो मेरी बीवी मुझे सौंप दो। हसन ने पहले इनकार किया कि उसने रुखसाना को अगवा किया, लेकिन जब अहमद ने दबाव बढ़ाया तो वह मान गया। जब रुखसाना अहमद के पास लौटी, वह घुटनों पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। अहमद उसके करीब गया और नरम लहजे में पुकारा, लेकिन रुखसाना ने जवाब नहीं दिया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह यूं उछली जैसे करंट लगा हो। हाथ मत लगाइए, वरना इस बार मैं आपको बुरा अंजाम दूंगी। उसने गुस्से से उंगली उठाकर चेतावनी दी। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? मैंने हर कोशिश की थी, लेकिन मुलजिम बहुत चालाक थे। अहमद ने सफाई देनी चाहिए। रुखसाना ने गुस्से से उसकी बात काट दी। मुझे वजाहत की जरूरत नहीं। जो शख्स आज तक कोई केस नहीं हारा, वह मेरा केस हार गया, सिर्फ इसलिए कि मैं भारी फीस नहीं दे सकी। इन मुलजिमों ने आपकी जेब गर्म की और आप जानबूझकर हार गए। जस्ट शट अप। रुखसाना के रिश्वत के इल्जाम पर अहमद का तन बदन जल उठा। बेइख्तियार उसका हाथ उठा और रुखसाना के नाजुक गाल पर पड़ा। वह गाल पर हाथ रखे उसे देखती रही, फिर दोनों हाथों से चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी। अहमद ने गहरी सांसें लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो रुखसाना को रोता देखकर उसे पछतावा हुआ। सॉरी यार, तुम्हें गलतफहमी हुई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दौलत की कमी नहीं। मैंने कभी हराम का पैसा नहीं कमाया। प्लीज ये बात दोबारा ना सोचना, ना कहना। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, वह बेबसी से बोला। रुखसाना ने जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। अहमद उसके करीब बैठ गया। प्लीज रोना बंद कर दो। मैं वादा करता हूं कि इस केस को दोबारा दायर करवाऊंगा और इस बार उन्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हारी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन रुखसाना भद्दाक उठी। नहीं चाहिए अब इंसाफ, नहीं मुझे आपकी किसी बात पर भरोसा है। मुझे अपने घर जाना है, अभी, इसी वक्त। वह रोते हुए उठ खड़ी हुई। अहमद परेशान हो गया। अब तुम उस घर से कहीं नहीं जाओगी रुखसाना। बाहर तुम सुरक्षित नहीं हो। देख लिया ना क्या हुआ था। शुक्र करो कि तुम मेरी बीवी थी, इसलिए हसन मलिक ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। चाहे वह मुझे फिर से अगवा कर ले या जान से मार दे, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले भी नहीं कहा था कि मुझे बचाए। अपने काम से काम रखें और मेरी जान छोड़ दें। वह गुस्से से बोली। कैसे अपने काम से काम रखूं? बीवी हो तुम मेरी। अहमद ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। बीवी हूं तो तलाक देकर यह रिश्ता खत्म करें। रुखसाना ने बिना सोचे कह दिया। जस्ट शट अप रुखसाना, फिजूल बातें करके मुझे गुस्सा न दिलाओ। अहमद के माथे पर बल पड्डी एच गए। कुछ गलत तो नहीं कहा। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, वह खत्म हो गया। अब मुझे आजाद करें। इंसाफ तो मेरी बहन को आप दिला ही चुके हैं, रुखसाना ने तंज भरे अंदाज में कहा। अहमद ने होंठ भींचे और ठंडे लहजे में बोला, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात भूल जाओ।
जब तुम्हारा काम मैं नहीं कर पाया तो इस शर्त की भी अब कोई अहमियत नहीं। क्या मतलब? अगर तलाक नहीं देंगे तो मैं खुला का केस कर दूंगी। रुखसाना ने जो मन में आया कह दिया। एक वकील को धमकी दे रही हो? बिना फीस के मेरा केस कौन लड़ेगा? और मैं अपने खिलाफ तुम्हारा केस हरगिज नहीं लड़ाने दूंगा। अहमद ने उसकी धमकी को मजाक में उड़ाया। ठीक है, तलाक ना दें, लेकिन इतना याद रखिएगा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं यहां से चली जाऊंगी। रुखसाना ने कहा, मैंने गेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकालने की गलती की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अहमद ने चेतावनी दी। रुखसाना खौफ से चुप हो गई और पैर पटकती दूसरे कमरे में चली गई। अहमद बेड पर लेटकर सोचने लगा। वह उस पर ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे वह और गलतफहमी में पड़ी डीडीएस जाती। अभी कुछ देर पहले उसने जो हाथ उठाया था उसका भी उसे पछतावा था। अगले कई दिनों तक वह रुखसाना को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह मानने को तैयार न थी। अहमद दिल के हाथों मजबूर था। उसे इन दिनों में शिद्दत से एहसास हुआ कि वह रुखसाना की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था। जो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था उसे वह भूल चुका था। अब वह रुखसाना के साथ सारी जिंदगी बिताने का इरादा रखता था, लेकिन रुखसाना उसके साथ रहने को तैयार न थी। वह बार बार घर जाने की जिद करती थी। अहमद का सब्र आखिर जवाब दे गया। गुस्से में उसने एक बार फिर रुखसाना को अपनी करीबी की सजा दी। रुखसाना की नफरत और गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह रो रोकर अपना हाल बुरा कर चुकी थी। सुबह जब अहमद ऑफिस जा रहा था तब भी वह रो रही थी। जब वह वापस आया तब भी उसे रोते पाया। वह झुंझला गया। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? ऐसा क्या पहद्दा टूट पड्डा? जायज रिश्ता है हमारा। अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो कौन सा गुनाह किया? मेरी मर्जी के बगैर क्यों आए मेरे करीब? आप बहुत ही घटिया और हवसपरस्त इंसान हैं। रुखसाना ने रोते हुए चिल्लाया। अहमद का दिमाग घूम गया। उसका गुस्सा शायद ही कभी आता था, लेकिन जब आता था तो बहुत शदीद। क्या कहा? मैं हवसपरस्त हूं? उसने तैश में रुखसाना की कलाई पकड़ झटका दिया। रुखसाना की चीख निकल गई। दोबारा मेरे लिए ऐसा घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया तो फिर अपना हाल देखना। उसने उसे सोफे पर धकेलकर गुर्राया। रुखसाना की जबान खौफ से तालू से चिपक गई। उसके बाद उसने अहमद से बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। अहमद ने कई बार डॉक्टर के पास जाने को कहा, लेकिन वह तैयार न हुई। आखिरकार एक दिन उसने डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद खुशखबरी दी कि रुखसाना गर्भवती थी। अहमद बहुत खुश हुआ, लेकिन रुखसाना गुमसुम हो गई। उसका गुस्सा और नफरत अब भी कम भी नहीं हुई थी कि अब यह नई मुसीबत आपद्धी। गम और गुस्से से उसका वजूद जल रहा था। उसने बद्धी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अहमद के सामने खामोश रही। लेकिन दिल में उसने ठान लिया कि वह अहमद के अरमानों पर पानी फेर देगी। दूसरी तरफ अहमद बाप बनने की खबर से बेहद खुश था। वह अपने परिवार से रुखसाना का परिचय कराने की सोच रहा था। उसके परिवार में सिर्फ दादी अम्मा और दादाजी थे। उसके माता पिता का सालों पहले एक हादसे में देहांत हो गया था। दादी अम्मा और दादाजी ने ही उसे और नासिर भाई को पाला था। नासिर भाई अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहते थे। अहमद जानता था कि अगर वह दादी अम्मा और दादाजी को अपने निकाह के बारे में बताएगा तो उसे डांट पड़ेगी कि उसने बिना बताए निकाह क्यों किया। वह रात को रुखसाना से बोला कि अगले दिन वह उसे अपने घर ले जाएगा, अपने परिवार से मिलवाने। रुखसाना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रही। अहमद को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह अब किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिखाती थी। खामोश सोच में डूबी रहती थी, यहां तक कि उसके करीब आने पर भी विरोध नहीं करती थी। एक दिन जब अहमद सुबह सोकर उठा और उसने अपना मोबाइल ऑन किया तो वह सदमे में आ गया। उसके फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट की गई थी जो उसके करियर को तबाह कर सकती थी। पोस्ट में लिखा था, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सायरा के केस में मुलजिमों से रिश्वत ली थी, जिसके कारण मुझे जानबूझकर हारना पड़ा। पोस्ट को 10 घंटे हो चुके थे और हजारों लोग इसे देखकर कमेंट कर चुके थे। अहमद तुरंत समझ गया कि यह रुखसाना की करतूत थी। रात को सोने से पहले उसने किसी वजह से अपने मोबाइल का पासवर्ड हटा दिया था
और फिर लगाना भूल गया। यही उसकी गलती थी। रुखसाना को मौका मिल गया। उसके दोस्तों और क्लाइंट्स के मैसेज और कॉल्स आने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि क्या उसने वाकई ऐसा किया। अहमद ने जल्दी से पोस्ट डिलीट की और दूसरी पोस्ट डालकर सफाई दी कि उसका अकाउंट कुछ घंटों के लिए हैक हो गया था। रुखसाना, जो यह हरकत करने के बाद डर रही थी, हैरान थी कि अहमद ने उसे कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगी, शायद यह खुद को अच्छा दिखाकर मेरे दिल में जगह बनाना चाहता है। मैं इसे ऐसी सजा दूंगी कि अपने धोखे पर पछताएगा। अहमद उसका हर ख्याल रखता था, लेकिन उसकी कड़ी निगरानी भी करता था। उसे रुखसाना पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। चेकअप के लिए जाना होता तो वह खुद उसे लेकर जाता। एक दिन जब वह ऑफिस में था, रुखसाना ने उसे कॉल करके पार्क जाने की इजाजत मांगी। उसका कहना था कि घर में उसका दम घुट रहा है। अहमद को मजबूरी में इजाजत देनी पड़ी, लेकिन उसने नौकरों को फोन करके रुखसाना का खास ख्याल रखने को कहा। मगर रुखसाना ने नौकरों को चकमा देकर फरार हो गई। जब अहमद को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़चकी अपनी ही दुश्मन क्यों बनी हुई थी। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके पेट में अहमद की औलाद थी। वह पल पल खुद को मरता महसूस कर रहा था। उसने पहले अपनी तरफ से तलाश की, फिर नाकामी पर अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त की मदद ली। लेकिन 1 महीना गुजर गया, रुखसाना का कोई पता नहीं चला। वह यूं गायब हो गई जैसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। अहमद सख्त परेशानी में था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि रुखसाना उसे मिल जाए, ताकि वह उसे ऐसी सजा दे कि वह दोबारा ऐसी हरकत न करे। महीनों गुजर गए, लेकिन वह उसे ढूंढने में नाकाम रहा। फिर पुलिस को एक गर्भवती लड़चकी की लाश मिली। चेहरा पहचानने लायक नहीं था, लेकिन जिस्मानी बनावट और कपद्धों से लग रहा था कि वह रुखसाना थी। अहमद बहुत रोया। कई महीनों तक उसने खुद को घर में कैद रखा। फिर दादी अम्मा और दादाजी की कोशिशों से वह धीरे धीरे सामान्य हुआ और अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन 3 साल बाद भी वह रुखसाना को भूल नहीं पाया। जब भी दादी अम्मा और दादाजी शादी की बात करते, वह नाराज हो जाता। यहां तक कि दादाजी उसकी शादी की हसरत लिए ही चल बसे। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौटा तो दादी अम्मा फिर से शादी की बात लेकर बैठ गईं। अहमद, कब तक यूं अकेले रहोगे? 35 साल के हो गए हो, न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएं। मैं तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाकर मरना चाहती हूं। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा, दादी अम्मा ने हाथ फैलाकर कहा। अहमद ने गहरी सांस लेकर उन्हें दुखी नजरों से देखा। आप जानती हैं दादी, मैंने शादी की थी, औलाद भी आने वाली थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। अब मैं यह तजुर्बा दोहराना नहीं चाहता। जरूरी तो नहीं कि हर लड़चकी एक जैसी हो। उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की, तुम्हारा कहना नहीं माना और सजा पाली। अब तुम खुद को और अपनी दादी को सजा मत दो। दादी अम्मा रोने लगीं। अहमद कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर हार मानकर बोला, प्लीज दादी, रोइए मत। आप जो कहेंगी वही होगा। उसने दिल पर पत्थर रखकर यह बात कही, लेकिन दादी अम्मा को बड्डी खुशी दी। उन्होंने तुरंत लड़कियां देखना शुरू कर दी। जिस दिन उन्होंने अहमद के लिए नायला को फाइनल किया, उसी दिन उसके पास सायरा जैसा एक और केस आया। इस बार भी मुलजिम हसन मलिक और उसके दोस्त थे, जिन्होंने माहिरा खान नाम की लड़चकी का शोषण किया था। माहिरा ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन बच गई। उसके परिवार ने अहमद को इस केस के लिए हायर किया। माहिरा गरीब घर की नहीं थी। अहमद नए जोश से इस केस में जुट गया। इस बार वह हसन मलिक को बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। अगर वह इस बार सजा पा जाता तो सायरा को भी इंसाफ मिल जाता, जिसके लिए अहमद हमेशा गिल्टी फील करता था। उसकी शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। मीडिया कवरेज कर रहा था, लेकिन केस की वजह से उसके पास अपने फंक्शन अटेंड करने का वक्त नहीं था। दादी अम्मा उससे नाराज थीं, लेकिन उसकी सारी तवज्जो केस पर थी। बारात के दिन भी वह मुश्किल से समय निकालकर शादी हॉल पहुंचा। शादी से पहले दादी अम्मा ने उसे नायला की तस्वीर दिखाई थी, जिसे उसने सरसरी नजर से देखा था। उसे मिलने का वक्त नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि नायला कैसी होगी, लेकिन शादी की रात उसे अंदाजा हो गया।
नायला खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद बोल्ड थी। उसने जिस बेबाकी से अहमद के साथ लगाव दिखाया, उससे उसकी प्रकृति का पता चल गया। लेकिन इसके बावजूद अहमद का दिल उसकी तरफ माइल ना हो सका। नायला की बेबाकी देखकर उसे रुखसाना की शर्मो हया याद आती रही। वह नायला के साथ होते हुए भी रुखसाना को मिस करता रहा। शादी को कुछ दिन ही गुजरे थे कि वह नायला के मिजाज से तंग आ गया। वह ऑफिस में होता तो नायला फोन करके तंग करती, घर पर होता तो चिपकने की कोशिश करती, वक्त न देने की शिकायत करती, घूमने की जिद करती। अहमद को इससे चिद्दा होती थी। केस की वजह से वह पहले ही मानसिक रूप से परेशान था। माहिरा के परिवार को हसन मलिक की तरफ से केस वापस लेने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन अहमद ने उन्हें रोक दिया और उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया। जब हसन मलिक परिवार को डराने में नाकाम रहा तो उसने अहमद पर हमला करवाया। खुशकिस्मती से अहमद बच गया। इस घटना की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। नासिर भाई तुरंत पाकिस्तान आ गए। अहमद ने खुलकर हसन मलिक का नाम लिया। हसन मलिक अब दोहरे केस में फंस गया। इस बार अहमद अकेला नहीं था, नासिर के ऊंचे रसूख थे। उन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल कर हसन के पिता मजीद मलिक की सारी कोशिशें नाकाम कर दीं। हसन को हत्या के प्रयास के जुर्म में गिरफ्तार करवाया गया। जब वह सलाखों के पीछे गया तो अहमद ने माहिरा और सायरा के केस के सारे सबूत जुटाए और अदालत में पेश किए। इस बार सबूतों ने हसन मलिक की गर्दन झक दली। सायरा का केस दोबारा खुल गया। मजीद मलिक की सारी कोशिशों के बावजूद हसन को 20 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हुआ। उसके दोस्तों को भी 10-10 साल की सजा और भारी जुर्माना मिला। अहमद ने शुक्राने के नमाज अदा किए और रुखसाना को याद करके रो पड़ी दिया। केस जीतने की खुशी में नायला उससे ट्रीट मांग रही थी। पहली बार वह दिल से मुस्कुराया और हामी भरकर उसे शाम को तैयार रहने को कहा। ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि एक लड़े की हनिया सलीम उससे मिलना चाहती है। उसने अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा तो सेक्रेटरी ने कहा कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। लड़े का कहना था कि वह किसी केस के सिलसिले में नहीं बल्कि निजी काम से मिलना चाहती है। अहमद ने कुछ सोचकर उसे अंदर बुलाने को कहा। जैसे ही वह अंदर आई, अहमद की नजर उस पर पड़ ढी और वह ठगा सा रह गया। उसके सामने रुखसाना खद्दधी थी, जिसे वह मृत समझ चुका था। 3 साल और 2 महीने बाद वह जिंदा सलामत थी। तुम? अहमद बेयकीनी से उसे देखता रहा। बद्धी मुश्किल से वह अपनी जगह से उठा और उसके करीब गया। रुखसाना सिर झुकाए होंठ काट रही थी। अहमद की नजरों में बेयकीनी थी। रुखसाना ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वह उसके घर से निकलकर अपनी मां की सहेली के पास दूसरे शहर चली गई थी ताकि वह उसे न ढूंढ पाए। 2 साल तक उसने अहमद से नफरत की, लेकिन जब उसे पता चला कि अहमद ने हसन मलिक को सजा दिलवाई तो वह उसका शुक्रिया अदा करने और अपनी गलतियों की माफी मांगने आई थी। उसने बताया कि उसकी एक बेटी हनिया भी है। यह सुनकर अहमद बेकरार हो उठा। वह तुरंत अपनी बेटी से मिलना चाहता था। रुखसाना के साथ वह उस जगह गया जहां वह रहती थी। हनिया हूबहू उसकी कॉपी थी। उसे देखते ही उसने पापा कहा। रुखसाना ने उसे अहमद की तस्वीर दिखाकर बता रखा था कि वह उसका बाप है। अहमद ने हनिया को सीने से लगाकर खूब रोया। 2.5 साल तक वह बाप होते हुए भी अनाथ सी जिंदगी जीती रही। उसके फटे पुराने कपड़े और सेहत से अहमद को अंदाजा हो गया कि रुखसाना ने अपनी नफरत और जिद में उसकी बेटी को कैसे हालात में रखा। वह गुस्से से जल रहा था, लेकिन बमुश्किल खुद को कंट्रोल किया। हनिया को गोद में उठाए वह वहां से निकलना चाह रहा था। तभी रुखसाना उसके सामने आ गई। मेरी बेटी को कहां ले जा रहे हैं? उसने हैरानी से पूछा। जस्ट शट अप। यह तुम्हारी बेटी तब तक थी जब तक तुमने इसे अपने पास रखा। अब ये मेरे पास रहेगी। अहमद ने तीखे लहजे में कहा। आप मेरी बच्ची को मां से जुदा करेंगे? रुखसाना की आंखें डबडबा गईं। तुमने इसे बाप से क्यों जुदा रखा इतने अरसे तक? अहमद ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। रुखसाना की आंखों से आंसू बहने लगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। हनिया मेरे बिना नहीं रह सकती। अगर आपको उसे ले जाना है तो मैं भी चलूंगी। सिर्फ मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। तुम वहीं रहो जहां इतने अरसे से थीं। हनिया की फिक्र की जरूरत नहीं।
इसे मैं माँ के बिना रहना सिखा दूंगा, अहमद ने सख्ती से कहा। रुखसाना रोने लगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ हनिया की माँ ही नहीं, आपकी बीवी भी हूं। जस्ट शट अप। अहमद भद्दक उठा। इतना अरसा बीवी होने का ख्याल नहीं आया। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरे घर में एक बीवी मौजूद है, बेटी मिल गई है, मेरी फैमिली अब पूरी हो गई। रुखसाना की आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर चेक कर लो, मेरी शादी की सारी वीडियो मिलेंगी, अहमद ने तंज भरे लहजे में कहा और हनिया को लेकर वहां से निकल गया। रुखसाना कुछ पल साकित खड़ी रही, फिर भागती हुई कमरे में आई। उसने मोबाइल उठाया और सर्च करने लगी। कुछ देर बाद अहमद की शादी की तस्वीरें उसके सामने थीं। अहमद दूल्हा बना खड्डा था और उसके पास एक खूबसूरत रसूखदार खानदान की लड्ढकी नायला सजी संवरी खद्दी थी। रुखसाना की आंखें सदमे से फटपधीं। उसने मोबाइल फेंका और फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ अहमद जब हनिया को लेकर घर गया तो नायला अपने मायके गई हुई थी। दादी अम्मा हनिया से मिलकर खुश तो हुईं, लेकिन यह सोचकर परेशान थीं कि जब नायला को अहमद की पहली बीवी और बेटी का पता चलेगा तो वह न जाने कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन अहमद को कोई परवाह नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि अगर नायला उसकी बेटी को स्वीकार नहीं करेगी और अलग होना चाहेगी तो वह उसे नहीं रोकेगा। उसके लिए अपनी बेटी से ज्यादा अहम कोई नहीं था। रुखसाना का रो रोकर बुरा हाल था। हनिया की जुदाई और अहमद की शादी के सदमे ने उसे निढाल कर दिया। तीसरे दिन वह बमुश्किल खुद को घसीटते हुए अहमद के घर का पता पूछकर वहां जा पहुंची, लेकिन गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। वह गेट पर बैठकर मिन्नतें करती रही। आखिरकार गार्ड ने अहमद से संपर्क किया, लेकिन अहमद ने सख्ती से मना कर दिया कि उसे भगा दे। रुखसाना रोती हुई चली गई। अगले दिन वह अहमद के ऑफिस जा पहुंची। सेक्रेटरी के रोकने के बावजूद वह जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गई। गार्ड्स तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन अहमद ने उन्हें रोक दिया। उनके जाने के बाद वह गुस्से और ताज्जुब के साथ रुखसाना की तरफ मुद्दा। आपको खुदा का वास्ता मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं हनिया के बिना मर जाऊंगी। वह रोते हुए अहमद के कदमों में गिरकर बेहोश हो गई। अहमद, जो उसे धुतकारना चाहता था, उसके बेहोश होने पर घबरा गया। उसने उसे बाहों में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। बाहर टहलते हुए वह बेचैन था। जब डॉक्टर बाहर आए तो अहमद ने पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? डॉक्टर ने जवाब दिया, किसी गहरे सदमे की वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आप थोड़ी देर और करते तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। अहमद का चेहरा पीला पड्डी डिच गया। उसे खोने का ख्याल उसे बेचैन कर गया। उसे अपने रवैये पर पछतावा होने लगा। कई घंटों बाद जब रुखसाना होश में आई तो उसका पहला शब्द था हनिया। अहमद का अफसोस और गहरा हो गया। उसने तुरंत घर फोन करके नौकर को हनिया को लाने को कहा। हनिया को सामने पाकर रुखसाना को नई जिंदगी मिल गई। वह पागलों की तरह उसे चूमती और रोती रही। अहमद ने बद्धी मुश्किल से उसे चुप कराया और कुछ खिलाने में कामयाब हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक उसका पेट 2 दिन से खाली था। 3 दिन तक रुखसाना हॉस्पिटल में रही। अहमद ने उसकी देखभाल के लिए 2 नर्सें रखी थीं। वह रुखसाना से जरूरी बातों के सिवा कोई बात नहीं करता था, लेकिन उसका पूरा ख्याल रखता था। जब नायला आई और अहमद की पहली बीवी और बेटी को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसने हंगामा खद्दा कर दिया। अहमद से उसका जोरदार झगड़ा हुआ। नायला की शर्त थी कि अहमद अपनी पहली बीवी को तलाक दे और बेटी भी उसे सौंप दे, लेकिन अहमद ने साफ कह दिया कि अगर उसे रहना है तो उसकी पहली बीवी और बेटी को स्वीकार करना होगा, वरना वह उसकी मर्जी। दादी अम्मा भी अहमद से नाराज थीं। उनका कहना था कि रुखसाना ने उसे इतनी मानसिक पीड़ा दी, उसकी बेटी को सालों छुपाए रखा और अब वह उसे अपनाने की बात कर रहा है। अहमद का कहना था कि वह रुखसाना को इसलिए नहीं छोड़ देख सकता क्योंकि वह उसकी बेटी की मां है। नायला और अहमद का जगधा लंबा चला। रुखसाना एक तरफ खामोश, डरी सहमी कैदी की तरह इंतजार करती रही कि न जाने उसके बारे में क्या फैसला होगा। जब अहमद किसी तरह अपनी बीवी और बेटी से जुदा होने को तैयार न हुआ तो नायला ने अलग होने का फैसला कर लिया। अहमद को कोई फर्क न पड़ा, लेकिन दादी अम्मा उससे काफी समय तक नाराज रहीं। रुखसाना अहमद की मुंतजिर थी।
वह नहीं जानती थी कि वह कब अपनी नाराजगी खत्म करके उसकी तरफ लौटेगा। वह उसका दिल जीतने की हर कोशिश कर रही थी। उसने अहमद के खाने, कपड़ों और हर चीज का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ले ली थी। कुछ समय तक अहमद का रवैया रुखसाना के प्रति रूखा और अपमानजनक रहा, लेकिन धीरे धीरे वह दिल के हाथों मजबूर होकर नरम पड़ देचने लगा। वह रुखसाना से हमेशा नाराज नहीं रह सकता था। उसके दिल में रुखसाना के लिए वही मोहब्बत थी जो किसी चिंगारी की तरह राख में दबी थी। जैसे ही उसने खुद को तसल्ली दी, वह मोहब्बत फिर से भद्दक उठी। इस बार रुखसाना ने पूरी दिली रजामंदी से खुद को अहमद के हवाले किया। उसका दिल भी अहमद की मोहब्बत से भरने लगा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।